हेलो स्टूडेंट, जुड़ जाइए आप लोग फटाफट। गुड इवनिंग सभी को। क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई? सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जुड़ जाइए फटाफट आप लोग क्लास में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सबका इस रैंकर सीरीज में और होप कि पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। और आज हम फिर से क्या देखेंगे, टॉप 10 एमसीक्यू, यानी ऐसे प्रश्न जिसके आने के चांसेस हैं। टॉप 10 कुछ प्रीवियस यानी पुराने वर्ष के भी प्रश्न देखेंगे बायोलॉजी के, और कुछ आपके अपने से जिसका चांस बन रहा है कोई प्रश्न आ सकता है। तो फिर से हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा स्वागत है आप सबका इस रैंकर सीरीज में। मेरा नाम है दीपक और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लो इज ए यानी लवंग, जिसको बोलते हैं लवंग, क्या है? बेसिकली इसमें पूछा है कि लवंग का कौन सा पार्ट यूज होता है। लवंग का कौन सा पार्ट यूज होता है हमारे इसके लिए। तो क्लो इज है यानी लवंग क्या है? फ्रूट है, फल है, वेजिटेटिव बड है यानी कायिक कली है, कि सीड है, बीज है, कि फ्लावर बड है। मतलब कि लवंग क्या है? फल है, कायिक कली है, बीज है, कि पुष्प कली है। तो हम देखते हैं कि इसका जो प्रश्न का सही उत्तर होगा पुष्प कली। कैसे? कि ये जो है लवंग बेसिकली सदाबहार पेड़ का, एवरग्रीन ट्री जिसको बोलते हैं, सदाबहार पेड़ से मिलता है। और एस एरोमेटिकम नामक प्लांट से मिलता है। और यह फ्लावर बड पार्ट यूज होता है, जिसको बोलते हैं पुष्प कली, है ना। तो क्या है कि इसको क्या करते हैं हम लोग साधारण भाषा में, इसको जब ये खिला हुआ नहीं रहता है पूरी तरीके से, तो इसको क्या करते हैं हम ले आते हैं और इसको सुखा देते हैं। उस समय गुलाबी रहता है और सुखाने के बाद क्या हो जाता है? डार्क ब्राउन, थोड़ा सा काला, जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इसका यूज क्या है सर? तो देखते हैं, क्लो आर फेमस और फॉर ए केमिकल कॉल्ड यूजेनॉल। क्लो क्यों फेमस है? लवंग क्यों फेमस है? एक केमिकल उससे मिलता है जिसे बोलते हैं इसेंशियल ऑयल। यह क्या देता है? एरोमा, कलर, सॉरी सुगंध। क्रोमा नहीं, एरोमा। एरोमा का मतलब होता है सुगंध, क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो क्या देता है? एरोमा, खुशबू के साथ मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है। मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टी मतलब औषधि के यूज में भी होता है। किस औषधि? आप लोग देखते होंगे गांव में किसी को दर्द होता है तो लौंग का तेल दांत के नीचे रुई से दबा देते हैं। तो टूथ के पेन में, डेंटल पेन जिसको हम बोलते हैं टूथ एक, है ना, तो इसका यूज होता है दांत के दर्द में। आप देखेंगे तुलसी नामक पौधा होता है जिसे लोग पूजा करते हैं सुबह सुबह, तो उसमें भी क्या होता है? यूजेनॉल देखने के लिए मिला है। तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग। अब अगला प्रश्न है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज। वायरस यानी विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसमें से ऑप्शन में टिक करना है कि ओनली आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए दोनों होता है, कि ओनली डीएनए होता है, कि डीएनए और आरएनए। कि वायरस यानी विषाणु में, जिस विषाणु में आप देखेंगे केवल आरएनए ही होता है, जैसे हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। तो क्या केवल जो वायरस होगा उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, या वो दोनों से बना होगा, डीएनए और आरएनए दोनों से, या केवल डीएनए होगा उसका जेनेटिक मटेरियल जैसे हमारा है, या डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर जो होगा डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। दोनों एक साथ नहीं होगा, केवल आरएनए ही नहीं होगा, केवल डीएनए, क्योंकि दोनों या तो होगा, दोनों या तो डीएनए होगा उसके अंदर जैसे हमारे अंदर डीएनए है, या तो आरएनए होगा। तो चलिए देखते हैं कि ए वायरस कैन हैव आइदर डीएनए और आरएनए इन जेनेटिक मटेरियल। वायरस के पास या तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा जैसे हमारे पास डीएनए है, या तो आरएनए होगा। एक समय में दोनों नहीं हो सकते, उसमें
दिस इज वाई वायरस आर क्लासिफाइड एज द डीएनए एंड आरएनए। आप देखेंगे वायरस का क्लासिफिकेशन डीएनए और आरएनए के नाम से होता है कि डीएनए वायरस अलग रखा जाता है, आरएनए वायरस। आपने कभी क्लासिफिकेशन में नहीं देखा वर्गीकरण में कि डीएनए और आरएनए मिक्स वायरस, नहीं, या तो डीएनए वायरस होगा या तो आरएनए होगा। तो यह एक वायरस आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, या तो डीएनए हो सकता है या तो क्या हो सकता है, आरएनए। लेकिन एक ही वायरस में दोनों एक साथ कभी नहीं होते, जैसे कि हमने बताया। इसलिए डीएनए वायरस या आरएनए वायरस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी क्लासिफिकेशन। जैसे हम देख रहे हैं कि डीएनए वायरस के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं छोटी माता, चेचक, हर्पीज वायरस आपने सुना होगा, बैक्टीरियोफेज आपने सुना होगा, यह किसमें आता है, डीएनए वायरस। वहीं आपने सुना होगा कोरोना वायरस जो आया था, कोविड-19, HIV जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एड्स जिसको बोलते हैं, फ्लू आपने इन्फ्लुएंजा सुना होगा, वो भी आरएनए वायरस का एक उदाहरण है। और क्या है, आरएनए वायरस का उदाहरण पोलियो भी है। तो एग्जाम में आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए वायरस का उदाहरण है, या निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए वायरस का उदाहरण है। तो आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि कोरोना वायरस, कोविड-19 वायरस आरएनए का है, HIV आरएनए का है, और क्या इन्फ्लुएंजा वायरस जो है आरएनए का है, और पोलियो वायरस आरएनए का है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 3 हम देखेंगे कि विच वाज द फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड इन द वर्ल्ड। मतलब निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे पहला वायरस कब खोज हुई, या कौन सा है। कब खोज हुई नहीं पूछा, इसमें पूछा कौन सा है। पोलियो वायरस है कि हेपेटाइटिस बी वायरस है, टोबैको वायरस है कि इन्फ्लुएंजा वायरस है ना। तो आप देखेंगे दुनिया का सबसे पहला किस वायरस की खोज हुई, सबसे पहले किस वायरस की खोज की गई। तो हम बता दें आपको, जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो सबसे पहले खोज की गई प्लांट में। कैसे, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि यह जो है कि टोबैको मोज़ेक वायरस, एग्जाम में आता है कि फर्स्ट वायरस कौन है, टोबैको मोज़ेक वायरस किसने खोजा। इट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट दिमित्री और इवानोविस्की। कौन, इवानोविस्की 1892 ईस्वी में उन्होंने खोजा। भाई टोबैको नाम से है तो टोबैको में खोजा गया होगा। स्टडिंग इन डिजीज इन टोबैको, तंबाकू के प्लांट में स्टडी किया 1992 में दिमित्री इवानोविस्की ने खोजा। और टोबैको मोज़ेक वायरस पहला, विश्व का पहला वायरस है जो कि खोजा गया। तो इसको विशेष आप लोग ध्यान देंगे, है ना। चलिए चौथा प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आप देखेंगे विच आर द फॉलोइंग टिश्यू इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। इसमें से कौन सा टिश्यू उत्तक है जो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। प्रभावित सब होंगे लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा प्रभावित होगा। हाइलिन कार्टिलेज जिसको बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज, लंबी हड्डियां लॉन्ग बोन, कार्डियक मसल हृदय की मांसपेशियां, या विसरल मसल। मतलब प्रभावित सब होंगी लेकिन सबसे ज्यादा कौन होंगी। तो हम देखेंगे हृदय की जो मांसपेशियां यानी कार्डियक मसल जो होगी वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। क्यों, रीजन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जो हमारा हार्ट है ना, कार्डियक मसल से तो हृदय बना है हमारा, जो हार्ट है ना वो क्या है कि दिन रात पंप करता रहता है, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, इनवॉलंटरी कंट्रोल है, इनवॉलंटरी है उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। तो अगर कोई दिन रात काम करेगा तो उसको क्या है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ लिखा है, अब ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो एटीपी बनाना पड़ेगा। और एटीपी कौन बनाएगा, जब आरसीबी नहीं आरबीसी लेके जाएगा बाइंड करके अपने साथ किसको, ऑक्सीजन को, एटीपी ज्यादा से ज्यादा बनेगा। हाँ, एरोबिक रिस्पायरेशन, दो प्रकार का रिस्पायरेशन होता है, एरोबिक एनारोबिक। तो एनारोबिक उतना एनर्जी नहीं दे पाता है जितना हमको एरोबिक वाला देता है ना। तो यहां देखेंगे द हार्ट वर्क कंटिन्यूअसली 24 गुणते 7 थ्रू आउट ए पर्सन लाइफ विदाउट रेस्टिंग, बिना आराम किए। हम सो जाते हैं लेकिन हृदय हमारा नहीं सोता है। दिस रिक्वायर्ड ए कांस्टेंट एंड हाई सप्लाई ऑफ एटीपी।
हमारा जो ऊर्जा होता है एटीपी के फॉर्म में ही होता है, सबको पता है। और इसके लिए क्या चाहिए, एरोबिक रिस्पायरेशन चाहिए, क्योंकि एटीपी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। कोई ज़्यादा काम करेगा तो खाना ज़्यादा उसको खाना पड़ेगा, यानी हमारा हृदय ज़्यादा काम कर रहा है, इसलिए ज़्यादा उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए क्या होगा कि अब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा, अब फास्ट जल्दी काम कर रहा है तो भैया अफेक्ट भी ज़्यादा होगा अगर उसको नहीं मिलेगा तो उसी की बात हो रही है कि हृदय को बिना रुके दिन रात काम करना रहता है, इसलिए उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अगर उसको एटीपी समय से नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो आप देखेंगे कि वो बहुत तेज़ी से प्रभावित होता है और हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाता है। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी। आगे देखेंगे, which organ is a overall most sensitive to oxygen deprivation and can suffer permanent damage with minutes। मतलब ऑक्सीजन की कमी से सबसे अधिक, यह भी प्रश्न सबसे अधिक पूछा होंगे तो सब इफेक्ट, सबसे अधिक संवेदनशील अंग कौन सा है जिसमें कुछ ही मिनटों में अस्थायी क्षति हो सकती है। मतलब कि भाई प्रॉब्लम सबको होगी, किडनी को भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, लीवर को भी होगा, हार्ट को हमने बता ही दिया, ब्रेन को भी होगा, स्किन को होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा भाई कौन अफेक्टेड होगा। अगर यहाँ पर हमारा हृदय की मांसपेशियाँ रहती तो हम हृदय की मांसपेशियाँ डाल देते, लेकिन यहाँ क्या है, ब्रेन की मांसपेशियाँ हैं, लीवर की मांसपेशियाँ हैं, स्किन है, तो सबसे ज़्यादा संवेदनशील कौन है, ब्रेन है। आप देखेंगे जिसको हम बोलते हैं मस्तिष्क, ब्रेन है। गुर्दा भी अफेक्टेड होगा, यकृत भी होगा, त्वचा भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन होगा, मस्तिष्क। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, हमारे बॉडी का 2% भाग है बॉडी के वेट का। आप देखेंगे कि द ब्रेन इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन टू ऑक्सीजन डिप्रीवेशन फॉर फॉलोइंग रीजन, कि हमारा ब्रेन जो है 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट है, यानी 98% और भाग है, हमारा 2% ब्रेन है। लेकिन हमारे टोटल ऑक्सीजन, अगर आपका 100% ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जा रहा है तो 20% जो है कि ऑक्सीजन कौन कंजर्व करता है, हमारा कौन, ब्रेन। अगर यहाँ पर हार्ट रहता तो हार्ट लगाते हम, लेकिन भाई हार्ट नहीं है तो ब्रेन लगा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर हमको देना होता है कौन सा है, तो ब्रेन कैन नॉट स्टोर ऑक्सीजन और एनर्जी, इट रिक्वायर कांस्टेंट सेकेंड बाय सेकेंड। ब्रेन हमारा जो है एनर्जी स्टोर नहीं कर पाता है, लेकिन उसको सेकेंड बाय सेकेंड, तुरंत मिली सेकेंड में एनर्जी चाहिए। क्यों? कि हम थिंकिंग भी करते हैं तो भी एटीपी का यूज होता है, कहीं जाते हैं सोचते रहते हैं, मतलब ब्रेन सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है। तो बेसिकली ब्रेन, अगर इसमें देखा जाए तो ब्रेन को रखा गया है। और अगर ब्रेन को 4 से 6 मिनट अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचाना तो आप क्या होगा कि परमानेंट ब्रेन का डैमेज हो जाएगा और ब्रेन डेथ हो जाएगा। तो रैपिड व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज कट ऑफ, यानी रुक जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई सही से नहीं हो पाती है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेरिब्रल हाइपोक्सिया। सेरिब्रल हाइपोक्सिया, ब्रेन से है तो सेरिब्रल, अगर हमारे अदर बॉडी में तो हाइपोक्सिया कंडीशन, ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। और ब्रेन सेल बिगिन टू डाई विद इन 4 से 5 मिनट। जो ब्रेन का सेल है उसको बोलते हैं न्यूरॉन, और सेल जो भी है वो 4 से 6 मिनट के अंदर क्या करेगा, डेड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे, है ना। तो मस्तिष्क, आप नीचे हिंदी में देखें, मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का लगभग 2% भाग होता है, लेकिन वह क्या करता है, 20% भाग ऑक्सीजन का 20% यूज करता है। मांसपेशियों के विपरीत भंडारण कमी होती है इसमें, मांसपेशियों के विपरीत मस्तिष्क ऑक्सीजन या ऊर्जा को जमा करके नहीं रख सकता, इसे सेकेंड ताजी ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। और अगर आप 4 से 5 मिनट के अंदर नहीं उसको दे पाते हैं ऑक्सीजन, तो क्या होता है कि सेरिब्रल हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाता है और ब्रेन को क्षति हो जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कोलेस्ट्रम इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूली बॉर्न विकास। जो कोलेस्ट्रम, पहले तो कोलेस्ट्रम मतलब क्या होता है, कोलेस्ट्रम पहले हम जानेंगे ना क्या होता है।
कोलेस्ट्रम बेसिकली आपको नहीं पता है, आया है प्रीवियस ईयर में पिछले साल। कोलेस्ट्रम बेसिकली जब माँ बच्चा होता है ना, तो माँ का जो पहला दूध पिलाया जाता है, तो उसी दूध को हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस दूध में क्या होता है, एंटीबॉडी, फर्स्ट वैक्सीन भी बोला जाता है इसको। इट कंटेन इसेंशियल एंटीबॉडी, और यह इसेंशियल आवश्यक, जिसको बोलते हैं आवश्यक एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा इसमें होती है। और इसीलिए बोला जाता है कि माँ का पहला दूध बच्चे को पिलाना है, जिससे कि बच्चे में प्रतिरक्षा तंत्र बहुत तेजी से उत्पन्न होता है और बीमार ज़्यादा नहीं होता है। और उसी को, जो माँ का पहला दूध है, उसी को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। तो याद रखिएगा आप लोग कि प्रथम बार जब माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, और उसमें रहता है एंटीबॉडीज, जो क्या करती है कि बच्चे को इम्यूनिटी प्रदान करती है। फर्स्ट इम्यूनिटी वहीं से मिलती है बच्चे को। तो देखिए यहाँ पर लिखा है फिगर में, प्रमोट योर बेबी ग्रोथ। इससे, इसको देने से क्या होगा? बेबी ग्रोथ होगा। बेबी रिड्यूस योर बेबी चांस टू सफरिंग फ्रॉम न्यू बॉर्न जॉन्डिस, पीलिया जिसको बोलते हैं। तो जिस बच्चे को आप देखेंगे कि माँ का दूध नहीं मिला होता है, तो चांसेस ज़्यादा रहता है कि उसको क्या हो जाए, पीलिया हो जाए। हेल्प कीप बेबी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड, मतलब टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे हो रहा है, वातावरण चेंज हो रहा है, तो उसको क्या होता है कि बचाता है। तो बेसिकली क्या, बिल्ड योर बेबी इम्यूनिटी। बेसिकली क्या होता है इसमें कोलेस्ट्रम में कि क्या होता है, सारी चीज़ें रहती हैं जो माँ के अंदर इम्यूनिटी रहती है, सारी चीज़ें रहती हैं और बच्चे में आती हैं पहले स्तनपान के समय। और प्राइमरी इम्यूनिटी इसको बोलते हैं, प्राइमरी प्रतिरक्षा तंत्र होता है। तो आप देखेंगे कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय मदर आफ्टर बर्थ। इट इज यूनो एंड थिक। इट इज क्रूशियल बिकॉज इन रिच इन एंटीबॉडी, स्पेशली IgA। सबसे ज्यादा कौन होता है? IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए। अब IgA क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है बेबी को इन्फेक्शन से, डिजीज से, मतलब बीमारी से, और पैसिव इम्यूनिटी देता है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो हिंदी में देखेंगे, माँ के द्वारा प्रसव के बाद उत्पादित पहला दूध, फर्स्ट दूध जो पिलाती है माँ, उसको उसी बोलते हैं कोलेस्ट्रम। पीला और गाढ़ा होता है और इसमें एंटीबॉडीज होता है और बच्चे को इम्यूनिटी प्रदान करने में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा, और निष्क्रिय पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करता है और बीमारियों से बचाता है। हमने बताया जॉन्डिस भी होने के संभावना बहुत कम होती है उसको पिलाने से। अब अगला प्रश्न यानी 7वां प्रश्न, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मिकोनियम। मिकोनियम का डिफिनेशन क्या है? द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस बाय द मदर, ये तो कोलेस्ट्रम होता है। द फर्स्ट स्टूल पास बाय द न्यूबॉर्न, द फ्लूइड सराउंडिंग द बेबी इन द वॉर्म, द चीजी व्हाइट कोटिंग ऑन बेबी स्किन। यानी मिकोनियम क्या है पहले तो जानना पड़ेगा ना, कि माँ के द्वारा उत्पादित पहला दूध, नवजात शिशु द्वारा त्याग किया गया पहला मल, गर्भ में बच्चे के चारों तरफ जो द्रव है उसको, या बच्चे की त्वचा पर सफेद जो आता है, बच्चा जब डिलीवरी होता है उसके ऊपर सफेद सफेद परत बनी होती है, वो होती है। तो बेसिकली मेकोनियम आप लोग समझ जाइए, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो पहली बार जो स्टूल करता है यानी मल, जिसको नवजात शिशु द्वारा त्याग किया गया पहला, इसको बोलते हैं पहला जो मल होता है उसको बोलते हैं मेकोनियम। और कैसा कलर रहता है? डार्क ग्रीन कलर रहता है। आप देखेंगे मेकोनियम इज ए मेडिकल टर्म फॉर द वेरी फर्स्ट स्टूल पास बाय द बेबी आफ्टर बर्थ। बच्चा जन्म के बाद पहली बार जो स्टूल करेगा यानी टट्टी करेगा, पॉटी करेगा, उसको बोलते हैं हम क्या? मेकोनियम। और यह कैसा कलर रहता है? ग्रीनिश ब्लैक, गहरा हरा काला, है ना। और यह कब टाइमिंग कितने से? 24 से 48 घंटे, जन्म के 24 से 48 घंटे के अंदर यह क्या करता है? ये स्टूल करता है कौन? बच्चा। और बात रही चीजी वाइज कोटिंग, यानी बच्चे के जो बाहरी परत में सफेद सफेद जो परत होता है ना, उसको बोलते हैं वर्निस केसोसा, वर्निस केसोसा के नाम से हम जानते हैं। तो आते हैं एग्जाम में,
तो हमने क्या जाना कि फर्स्ट जो मल किया बच्चा उसको बोलते हैं मेकोनियम, और फर्स्ट जो दूध पिया बच्चा उसको बोलते हैं माँ के स्तन से, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, और जो बाहरी परत होता है उसको बोलते हैं वर्निस केसोसा, सफेद परत जो बच्चे के साइड साइड में पूरे शरीर के भाग में लगी होती है उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन जो इसके लिए कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए। आप देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हम देखेंगे कि विच वन इज ए सेक्स लिंक्ड डिजीज, इनमें से कौन सा लिंग सहयोग रोग है, यानी कि आपके क्रोमोसोम में किसी तरीके का दिक्कत होगा तो ये बीमारी होगी। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में 8 का कौन सा है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आप हमको बताएंगे कि इन निम्नलिखित में से कौन सा लिंग सहन रोग है, इसके बारे में आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न रहा जो 9th सेकेंड लास्ट आपका, ए फीमेल विथ 44 एंड X0 क्रोमोसोम सफर फ्रॉम, यानी आप पहले यानी क्या है 44 प्लस X0 गुणसूत्र वाली महिला किस प्रकार के बीमारी या विकार से ग्रसित है। तो आपने पढ़ा होगा सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, तो इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो देखते हैं टर्नर सिंड्रोम होता क्या है, कि टर्नर सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल ह्यूमंस में आपको पता है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है सर, ठीक है 44 प्लस 2, ठीक है सर पता है। लेकिन ये बेसिकली क्या होता है कि जो फीमेल में क्या होता है, कोई फीमेल जन्मी 44 के साथ 45 क्रोमोसोम्स के साथ वो जन्मती है 45, और एक जो क्रोमोसोम्स होता है वो नहीं होता है, जिसको हम 0 से डिनोट करते हैं या O से डिनोट करते हैं, जो भी समझ लीजिए। मतलब सर कि आप में 46 क्रोमोसोम्स होता है, लेकिन कोई महिला होती है 45 क्रोमोसोम्स के साथ, यानी 46 क्रोमोसोम्स होना चाहिए लेकिन 45 क्रोमोसोम्स के साथ उत्पन्न होती है। उसमें आप देखेंगे 44 प्लस XO, बेसिकली ये महिलाओं में होता है, और इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखेंगे 44 1 45, तो इस कंडीशन को हम टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम एग्जाम में आता है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि एक नॉर्मल ह्यूमन, बेसिकली हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, ह्यूमन तो सब हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम होते हैं। आप 44 प्लस XX, यानी आप 44 हो गया, एक X हो गया, फिर एक 46 हो गया। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि 44 तो होते हैं, लेकिन जो XX होता है, महिलाओं में तो XX होता है, पुरुषों में XY होता है 44 के बाद, तो उसमें जो होता है एक नहीं होता है, जिसको हम 0 से डिनोट करते हैं। अब मतलब ये 44 एक 45 हुआ, यानी 45 रहता है क्रोमोसोम्स की काउंटिंग, और वो क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टर्नर सिंड्रोम, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी, हमारा जो किडनी है ना, किडनी आपने पढ़ा होगा, यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है। तो किडनी द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी, मानव विक जिसको बोलते हैं विक की बुनियादी कार्यात्मक इकाई क्या है। जैसे आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यानी जो न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, क्या है, न्यूरॉन्स है। और हमारा जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी क्या है, सेल है। लेकिन उसमें भी हम पढ़ते हैं कि विक जिसको बोलते हैं किडनी, किडनी का सबसे छोटी इकाई क्या है, कौन सा है, तो हम देखेंगे न्यूरॉन तो हमारा CNS में है, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, सबसे छोटा भाग। यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ईच किडनी कंटेन अबाउट मिलियंस ऑफ क्या, नेफ्रॉन्स, मिलियंस, हर किडनी क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन कंटेन करते हैं, यानी 2 किडनी होती है, एक लेफ्ट एक राइट किडनी होती है हमारे बॉडी में, पता है सबको। 10 लाख से अधिक होता है। क्या करते हैं कि रक्त को छानते हैं और मूत्र को बनाते हैं, पेशाब को बनाते हैं, यूरिन को बनाते हैं, जिसको बोलते हैं। तो किसका काम है, ये नेफ्रॉन का काम है। नेफ्रॉन यहाँ देख पा रहे हैं कि एक किडनी है, किडनी को जब हम जूम किए यहाँ पर, तो जूम किए तो ऐसा फिगर, यानी
किडनी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन क्या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी है ना। चलिए, थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग अस। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और हमारा जो 8वां प्रश्न है उसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई डाउट हो तो जरूर डाउट को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।